Well, hello everyone. My name is Rohan Khanna and welcome to my YouTube channel. Congratulations अगर आप क्लास 11 पास कर लिए हैं एंड आई थैंक यू फॉर चूजिंग RKC टू बी द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप इकोनॉमिक्स क्लास 12 में मेरे साथ करेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या हमारी टाइमिंग्स हैं, क्या कैसे आप इस कोर्स को कंप्लीट करोगे, क्या पेपर है, क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स किसके लिए एलोकेटेड है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई जस्ट वांट टू से दैट क्लास 12 में इकोनॉमिक्स में दो पार्ट हैं. एक जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हम लोग IED बोलते हैं. यू हैव बीन लकी टू स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स इन क्लास 11 विद स्टेटिस्टिक्स. सो गुड न्यूज़ ये है कि इस साल कोई मैथ नहीं है. सो बहुत बच्चों को क्लास 11 में स्टेटिस्टिक्स में बहुत तकलीफ होती है रूट निकालने में. सो कॉन्ग्रेचुलेसन, उसके लिए भी बहुत मुबारक हो आपको. इस बार आप कोई रूट नहीं निकालना है, कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ नहीं है. सिंपल अगर सम भी हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले सम हैं, सिंपल वाले. कोई मतलब इसमें मैथमेटिक का डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है. बहुत सारे बच्चों को 80 और 80 100 on 100 मिलता है CBSE में इकोनॉमिक्स में. सो आप ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है. सो लेट मी जस्ट गाइड यू थ्रू व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सिलेबस में. सिलेबस के देखिए दो पार्ट हैं. एक जिसको एज आई टोल्ड यू मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देखिए ये बहुत बोरिंग है, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको. यहाँ पे इकोनॉमिक्स कम है, हिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा है, पर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इम्पैक्ट. तो ट्राई हम लोग ये करते हैं कि जितना उसको इंटरेस्टिंग कर पाएँ, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे डेट्स हैं, तारीख बहुत है. मतलब आप सोचिए बैटल ऑफ प्लासी से शुरू होता है, उसके बाद भारत कब मतलब पहला सेंसस कब निकला, फिर उसके बाद सुएज कैनाल कब खुला, फिर भारत के इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई हमारा. मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के आइकॉनिक मोमेंट्स थे और उनका इम्पैक्ट हमारे आज की इकोनॉमी में कैसे पड़ रहा है, वो हम लोगों को इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना पड़ता है एक पोर्शन में. सो लेट मी गाइड यू थ्रू फर्स्ट द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द सिलेबस. मैक्रो में आपका सबसे पहला चैप्टर रहता है नेशनल इनकम का, जिसके ना 3 पार्ट हैं. ये अब अराउंड अगर आप जानते हैं ये लगभग 10 मार्क का आता है. अब आपको ये बात समझना है, पेपर जो डिवाइडेड होगा वो 40-40 करके डिवाइडेड होगा. 40 मार्क्स डॉट मैक्रो, 40 मार्क्स डॉट IED. सो अब 40 मार्क में अगर कोई एक चैप्टर 10 मार्क होल्ड करता है तो वो 1/4 मतलब 10/40 25% आपके मैक्रो के सिलेबस यहीं पे चले गए. इसमें आप पढ़ते क्या हैं, आप इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर आप नेशनल इनकम वर्सेस डोमेस्टिक इनकम, फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स, फिर रेसिडेंट क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी किसको बोलते हैं, नेशनल इनकम में हम कुछ लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो सारी चीज़ें आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते हैं. विद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे कैसे घूमता है, वो आप मेरे साथ जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा. फिर आता है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स. ये थोड़ा सा मैथ रिलेटेड है बट इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है. मतलब आप समझिए प्लस माइनस करना है. एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम होते हैं, उनकी कन्वर्जन आपको सीखनी पड़ती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. 3 मेथड होते हैं सर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. 3 मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम आर इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड. तो ये 3 चैप्टर मिला के नेशनल इनकम बनता है, जिसमें से 10 मार्क्स एलोकेटेड हैं. सेकेंड चैप्टर जो आप मेरे साथ करेंगे वो होगा थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. अगर आप NCERT बुक्स देखें तो ये एक्चुअली 3 चैप्टर हैं. एक तो आपका जो ADAS अप्रोच है, दूसरा आपका जो मान लीजिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, और तीसरा जो है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. मतलब आपको ये समझने से पहले ये जानना होगा कि आप व्हाट आर यू अप अगेंस्ट, है ना. ये जानना ज़रूरी है कि हमारे को ये साल भर में करना क्या है. तो ये हमारे 2 बड़े सबसे बड़े चैप्टर है. और आप इमेजिन करिए इसमें ना 12 मार्क है, उससे भी ज़्यादा, नेशनल इनकम से भी ज़्यादा. तो 22 मार्क तो 2 चैप्टर में चले गए. मतलब मोर देन 50% तो 2 चैप्टर ले लिया. बचे 3 चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग. 6 मार्क के लिए इनको मिलेंगे 2 चैप्टर. गवर्नमेंट बजट
6 मार्क ये भी ले लिया। और 5वां चैप्टर भी आपका फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी 6 मार्क का। तो अगर आप समझ पा रहे हैं, इकोनॉमी को देख रहे हैं कि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, देश के पर्सपेक्टिव से हमको क्या क्या देखना है। हमको देखना है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और कमर्शियल पॉलिसी, पर साथ में हमको देश की आउटपुट भी देखनी है, नेशनल इनकम, और आउटपुट की कौन सी लेवल ऑफ इनकम नेशनल, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है, वो भी हमको देखना है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, बहुत अच्छा सिलेबस है। और पर प्रॉब्लम ये है कि घूम फिर कर ये गंदगी हो जाती है इधर। तो पहला चैप्टर अगर आप आईडी का देखेंगे तो वो आता है इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो उनकी इकोनॉमी कैसी थी। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यही माना जाएगा, क्योंकि जब ब्रिटिश राज था, जो भी कुछ भी हो रहा था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लेते नहीं हैं। हम यही बोल देते हैं अरे अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत प्रॉब्लम थी तो हम गरीब हो गए, पर उसके बाद हमने क्या क्या किया वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहला चैप्टर आपका 1947 पे इकोनॉमी की हालत क्या थी, विच इज़ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर आता है आपका 1950 टू 1990। ये एरा इंडिया का वर्स्ट एरा कहलाया जाता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी ये मतलब बहुत ही ख़राब हमारी सिचुएशन थी। मतलब वी वेंट इनटू अ क्राइसिस, दो देयर वर सम सेविंग ग्रेसेस लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ अमूल अलोन एज द वाइट रेवोल्यूशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट दिस वाज अ वेरी बैड फेज फॉर इंडिया एज अ कंट्री। सो ये आप पढ़ेंगे द फेलियर्स बेसिकली ड्यूरिंग 1950 टू 1990। इसके का बहुत कारण है। कारण ये है कि देखिए जैसे जब ब्रिटिश आई तो 200 साल रूल करके गई, हम डर गए जब वो गई, तो हमने ना प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को कभी मौका ही नहीं दिया कि ये सोच के अरे ये तो ट्रेडर बन के आए थे, ट्रेडर बन के राज करने लग गए, अब भारत में ही कोई ऐसा आदमी कर दे तो बहुत रीजंस हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। वी विल नॉट जस्ट मेक इट अबाउट जस्ट द नंबर्स एंड द डेटा, वी विल ट्राई टू हैव गुड डिस्कशंस ऑन हाउ द इकोनॉमी चेंज्ड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। 1991 was very iconic for us, known as the new economic policy। आज तक नहीं समझ में आया, 33 साल हो गए, 32 साल हो गए, आज तक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ही बोलते हैं लोग इसको। 30 साल के ऊपर हो गई है, 1991 में निकली थी ये पॉलिसी, तो भी अभी भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ही है। पर एक्चुअली क्यों है ये, क्योंकि LPG, नॉट लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में हम पहली बार लेके आए थे। तो तब फाइनेंस मिनिस्टर, नॉट प्राइम मिनिस्टर, तब के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो आपने नाम सुना होगा, वो थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। और बहुत ही आइकॉनिक आइटम मतलब बोलते हैं इसको हम लोग। काफ़ी चेंजेस हुए हमारे इकोनॉमी में और हम बहुत आगे बढ़े इसकी वजह से। ये आपका एक सेक्शन है। फिर आप करते हैं करंट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। ये पास्ट हो गया, अब अभी की बात करते हैं। पहला पढ़ते हैं हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमारे लोग, भारत जैसे देश के लिए ह्यूमन कैपिटल एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। करेंटली आप जानते हो कि हम चाइना को भी हम लोग पार करके चले गए हैं। वी हैव क्रॉस देम इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। सो ह्यूमन कैपिटल इज़ अ वेरी बिग रिसोर्स। जस्ट हैविंग ह्यूमन कैपिटल इज़ नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू लुक एट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, हाउ मच स्किल, हाउ मच नॉलेज इज देयर। सो उनके बारे में बात करना इस ह्यूमन कैपिटल, और क्या इश्यूज हम फेस कर रहे हैं इसमें और इनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। फिर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं विच इज़ रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट। तो आप जानते होंगे भारत में अराउंड 7 से 70% एरिया अभी भी रूरल है, विलेज एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं। 70% सोचिए अभी भी रूरल एरिया कहलाता है। तो अगर उन जगहों का डेवलपमेंट नहीं होता है तो सिटी का डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या होगा, माइग्रेशन होगी, और जैसे ही माइग्रेशन होगी घूम फिर करके सिटी में ही वापस से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। सो रूरल डेवलपमेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जहाँ एग्रीकल्चर को लेकर, एग्रीकल्चरल बैंकिंग को लेकर, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर हम लोग बहुत डिटेल्स में बात करेंगे। फिर हमारा एक और इशू आता है एम्प्लॉयमेंट का। जहाँ इतनी आबादी है वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट तो देखिए होगी, तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं एम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट के, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्या सब ये चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ डेटा नहीं है, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको इस चैप्टर में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थोड़ा सा इन्वायरमेंट रिलेटेड आपको लगेगा, नहीं इको पढ़ रहे हैं आप, लगेगा कि आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमी को बढ़ाना है इस प्रकार से कि फ्यूचर जनरेशन्स की नीड सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए।
ये जो है आपके 4 चैप्टर एक सेक्शन बनते हैं, हिस्ट्री वाला पोर्शन एक सेक्शन बनता है। और अब परफॉर्मेंस देखने के लिए हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद इट्स नेबर। तो हम पहले कंपेयर करते हैं अपने आप को चाइना के साथ। अब चाइना से हम मोस्ट चीज़ों में हार गए, मतलब वो हमसे बेटर थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने सोचा किसको उठाएं आसपास में से जिसमें हम सब चीज़ में जिनसे हम अच्छे हैं। आप सही सोच रहे हैं, पाकिस्तान। पिता अपनी औलाद के साथ ही कंपैरिजन कर रहा है, अब क्या कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ इंडिया विथ नेबर चाइना एंड पाकिस्तान। ये सर देखिए आपका सिलेबस बना, जो आपको अराउंड लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं कंप्लीट करने में। मैक्रो और आईईडी में अगर आप मेरे से पूछा एज ए टीचर, आईईडी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि मैक्रो क्या है, आप पढ़ लिए समझ लिए लिख लोगे, लेकिन आईईडी आप पढ़ लिए समझ लिए लर्न भी करना होगा, क्योंकि बहुत सारी डेट्स हैं सर, बहुत सारी डेट्स हैं। मतलब मैंने तो इसमें इस बार अपने स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार बोर्ड्स दे रहे हैं, एक सिर्फ वीडियो बना दिया सिर्फ डेट्स पे जो 30 मिनट का है। तो सारे डेट्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया कि ये पहले हुआ, ये पहले हुआ, ये पहले हुआ। चालू किया 1957 से, जब हम लोग का बैटल ऑफ प्लासी हुआ, और ख़त्म किया 2017 में जब जीएसटी आया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अराउंड 100-150 डेट्स हो गई। तो 100-150 डेट्स तो नहीं किए हम लोग, अराउंड 100 डेट्स तो किए ही थे जो आपको याद रखनी है। कुछ कुछ ऐसे ही याद हो जाएंगी। 1907 में टिस्को आया था, ठीक है, फिर 2017 में वो बना, क्या नाम है, जीएसटी आया, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का डेट, ये सब आपको याद तो रह ही जाएगा, पर कुछ कुछ चीज़ें हैं, जनधन योजना वगैरह, जो हमको याद करनी पड़ेंगी। फिर आ जाते हैं फॉर्मेट के ऊपर। 40 मार्क मैक्रो पे होगा, 40 मार्क आईडी पे होगा। मैंने आपको इसका डिवीजन पहले ही बता दिया, 10, 6, 12, 6, 6, जिसमें से 2 सबसे बड़े चैप्टर नेशनल इनकम और इनकम डिटर्मिनेशन है, और बाकी जो हिस्टोरिकल पोर्शन था, अगर आपको याद हो, वो इन 1947 टू 1991 इंक्लूडेड। मतलब 1947 इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, 1950 टू 1990 एंड 1991 एलपीजी, वो टोटल में 12 मार्क का आता है। करंट चैलेंजेस राइटफुली 20 मार्क्स का आता है, और इंडियाज कंपैरिजन विद पाकिस्तान एंड चाइना 8 मार्क्स का। तो आप समझ पा रहे होंगे ये 8 मार्क्स सिर्फ डेटा है, क्योंकि अगर आप किसी चीज कंट्री से कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन तो डेटा के साथ ही करेंगे। उनका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, उनके देश में कब एनईपी आया, हमारे देश में कब एनईपी आया, कौन सा देश ज़्यादा ग्रोथ वाला है, कौन सा देश थोड़ा रिलेटिवली कम ग्रोथ वाला है। सो वो सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में देखेंगे या सिलेबस में देखेंगे। सिमिलरली अगर आप देखें बुक्स और स्टडी मटेरियल के पर्सपेक्टिव से, बुक में देखिए आप आईडी का मतलब और कोई किताब टच नहीं करिएगा, सिर्फ एनसीईआरटी ही टच करिएगा आईडी के लिए। और मैक्रो के लिए देखिए मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, आप 2-3 बुक ले सकते हैं। प्रेफर्ड बुक रहता है संदीप गर्ग। अगर आप जैन एंड ओरी यूज़ करते हैं तो जैन एंड ओरी, अगर आप बीएल गुप्ता यूज़ करते हैं तो बीएल गुप्ता। अगर आप पढ़ते हैं मेरे से, आपको पता होगा मैं बुक से नहीं पढ़ाता हूँ, तो बस हाँ क्या है, जो मैं पढ़ाया हूँ वो टेक्स्ट रीड करना होता है, तो आप कोई भी बुक से रीड करें, सारे बुक्स अच्छे हैं, कुछ भी आप रीड करें, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बस और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो फॉर्मेट है सर, पेपर का फॉर्मेट किस प्रकार का होता है। तो हमारे पास ना 10 MCQ आते हैं मैक्रो से और 10 MCQ आते हैं आईडी से। तो मतलब आप सोचिए 20 मार्क MCQ है। अभी ये सुन के ना बच्चे डांस करते हैं, वाओ सिर्फ टिक करना है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप उसमें अगर जय माता दी करते हैं, आपके पास ना ऑप्शन है या तो 1 या तो 0। पर जैसे अगर 3 मार्क 4 मार्क क्वेश्चन और 6 मार्क क्वेश्चन आप कुछ भी लिख के आते हैं, थोड़ा बहुत तो मार्क्स मिलता है। ये एक्चुअली ज़्यादा डेंजरस है, ये इतने डायरेक्ट आते नहीं है, घुमा के देते हैं ये लोग। सो इस पे ना इसको ईजी मत लीजिएगा, यहाँ बहुत मेहनत है। दूसरा, आपको 2 सवाल आएंगे 3 मार्क के, दोनों में से। तो देखिए ये हो गया 10 मार्क, ये हो गया 6, 16, ये हो गया 12 और ये भी हो गया 12, तो मिल गया आपको 40। इधर भी वही सेम ब्रेकअप 40। सो 2 6 मार्क के क्वेश्चन में एक तो नेशनल इनकम का सम हो जाता है और एक लॉन्ग आंसर आ जाता है। मोस्टली जो एडीएस अप्रोच या कोई केस स्टडी भी पूछ लेते हैं ये लोग हमसे। 4 मार्क के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जनरली इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, फिर डेफिनेशंस, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं।
ये जो है 2 into 3 मार्क्स, ये हमेशा घुमा के आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी कमेंट करने को आते हैं, जस्टिफाई करने को आते हैं, और एमसीक्यू तो सिमिलर है, सेम विद आईईडी। सो ये आपका पैटर्न रहेगा। हम लोग चालू कर रहे हैं मंडे से, दैट इज टुमारो। अगर आप ऑफलाइन आए थे हमारी क्लासेस में तो वेरी गुड, नहीं आ पाए कोई बात नहीं। हमने डिसाइड किया है वेंसडे डे 1 5 बजे, और सैटरडे हमने टाइम किया था 12 बजे का, पर कुछ चेंजेस करने पड़े हम लोग को, तो वो हम 1:30 बजे से कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट टू चेंज है, आई विल ट्राई टू एडजस्ट दोज टाइमिंग्स, डोंट वरी। बट फिलहाल के लिए आप मेरे पास वेंसडे को आइए। इफ 1:30 डज नॉट वर्क फॉर यू, वी विल ट्राई टू एडजस्ट इट ऑन अ डिफरेंट डे। होप टू सी यू ऑन वेंसडे। चलिए, टेक केयर।